हेलो स्टूडेंट्स, माई सेल्फ राजीव शर्मा और आज मैं आपको इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का नेक्स्ट टॉपिक पढ़ाने जा रहा हूँ। और जो टॉपिक है अपना वो है मेजरमेंट ऑफ इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स ऑफ ए सेल। मेजरमेंट ऑफ इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स ऑफ ए सेल यानी किसी भी सेल के विद्युत वाहक बल का मापन। किसी भी सेल के विद्युत वाहक बल का मापन कैसे करते हैं उसके बारे में आप सुनिए बेटा। अगर आपको किसी भी सेल का इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स विद्युत वाहक बल का मेजरमेंट करना है तो आप पोटेंशियोमीटर को यूज में लेते हैं। ये मैंने आपको पहले क्लास में बताया था। और ईएमएफ का मेजरमेंट करने के लिए हम वोल्टमीटर को यूज में लेते हैं। इट मीन EMF cannot be measured by voltmeter because it is solves only potential difference. इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स विद्युत वाहक बल का मापन करने के लिए हम वोल्टमीटर को प्रयोग नहीं करते हैं क्योंकि वोल्टमीटर सिर्फ पोटेंशियल डिफरेंस यानी विभवांतर को दर्शाता है। तो EMF का मेजरमेंट करने के लिए हमें पोटेंशियोमीटर, हिंदी में कहते हैं विभव मापी, पोटेंशियोमीटर यानी विभव मापी को प्रयोग करना होगा। और विभव मापी एक प्रिंसिपल पर वर्क करता है। पोटेंशियोमीटर वर्क ऑन पॉगेंड्रॉफ कॉम्प्लीमेंट्री प्रिंसिपल। पोटेंशियोमीटर वर्क्स ऑन पॉगेंड्रॉफ कॉम्प्लीमेंट्री प्रिंसिपल यानी पॉगेंड्रॉफ समपूरक सिद्धांत। हिंदी में क्या कहते हैं? पॉगेंड्रॉफ समपूरक सिद्धांत पर विभव मापी कार्य करता है। ठीक है बेटा, अब आपको समझ में आ गया कि ईएमएफ का मेजरमेंट ओनली हम पोटेंशियोमीटर से करते हैं यानी विद्युत वाहक बल का मापन हम विभव मापी से करते हैं। और पोटेंशियल डिफरेंस का जो मेजरमेंट है, मापन है, हम किससे करते हैं? वोल्टमीटर से। ईएमएफ का मेजरमेंट वोल्टमीटर से क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि वोल्टमीटर शोज ओनली पोटेंशियल डिफरेंस, वो केवल पोटेंशियल डिफरेंस को शो करता है। क्लियर हो गया बच्चों? अब आपको जब पोटेंशियोमीटर को यूज में लेते हैं इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स का मेजरमेंट करने के लिए यानी विभव मापी को जब आप विद्युत वाहक बल का मापन करने के लिए प्रयोग करते हैं तो उसके लिए आपको एक स्टैंडर्ड सेल की रिक्वायरमेंट होती है। कौन सा सेल की? स्टैंडर्ड सेल की रिक्वायरमेंट होती है। और स्टैंडर्ड सेल्स में कौन कौन से कैरेक्टरिस्टिक्स होनी चाहिए यानी विभव मापी को जो हम विद्युत वाहक बल का मापन करने के लिए प्रयोग करते हैं तो आपको एक मानक सेल की आवश्यकता होगी। और मानक सेल में कौन कौन सी विशेषताएं होनी चाहिए, कौन कौन सी कैरेक्टरिस्टिक्स होनी चाहिए, वो आपको मैं बता दूँ। सबसे पहला तो देखो बोर्ड पे लिखा हुआ है कि जो आपका स्टैंडर्ड सेल है गिव्स कांस्टेंट ईएमएफ। स्टैंडर्ड सेल आपको कांस्टेंट ईएमएफ देना चाहिए यानी स्थिर विद्युत वाहक बल देता हो, ऐसा स्टैंडर्ड सेल होना चाहिए। सेकंड, सेल कंप्लीटली रिवर्सिबल। सेल कंप्लीटली कैसा होना चाहिए? रिवर्सिबल। क्लियर? और थर्ड कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होगी इसकी? सुनिए, तो थर्ड कैरेक्टरिस्टिक को जानने के लिए मैं आपको बता दूं कि जो आप स्टैंडर्ड सेल यूज में ले रहे हैं उसका टेम्परेचर कॉफिशिएंट, ताप गुणांक मिनिमम होना चाहिए, न्यूनतम होना चाहिए। जो टेम्परेचर कॉफिशिएंट होता है स्टैंडर्ड सेल का वो मिनिमम होना चाहिए। क्लियर? यानी ताप गुणांक न्यूनतम होना चाहिए। ऐसे स्टैंडर्ड सेल को यूज में लेना है। और ऐसे स्टैंडर्ड सेल को यूज में लेने के लिए एक एग्जांपल आता है, वो एग्जांपल है वेस्टर्न स्टैंडर्ड सेल, वेस्टर्न मानक सेल। ठीक है, ये डायग्राम जो मैंने आपके सामने बनाया हुआ है वो वेस्टर्न स्टैंडर्ड सेल का है, वेस्टर्न मानक सेल का है, जिसकी जो शेप है वो एच शेप है। तो एच ऐसे बनता है, एच शेप। इसकी एक जो ट्यूब है इस साइड की और एक ट्यूब ये है, दोनों आपस में कनेक्टेड है, देखिए बीच में। ठीक है, लेफ्ट साइड में जो ट्यूब है वो कैथोड होगी और राइट साइड में जो ट्यूब है वो आपकी एनोड होगी। ये आपको ध्यान रखना है। और इनके बीच में ये जो सॉल्यूशन फिल है वो है सैचुरेटेड सॉल्यूशन ऑफ CDSO।
कौन सा सॉल्यूशन है, सैचुरेटेड सॉल्यूशन ऑफ CdSO4, ये आपको ध्यान रखना है। कैथोड की ट्यूब में यहाँ पर और एनोड की ट्यूब में यहाँ पर जो सॉल्यूशन फिल है वो सॉल्यूशन कौन सा है आपको ध्यान रखना है। इस सॉल्यूशन की बात कर रहा हूँ, ये है CdSO4.8/3H2, CdSO4.8/3H2O का सॉल्यूशन है। इधर इसके नीचे जो सॉल्यूशन फिल है वो Hg2SO4 का है। कैथोड में यहाँ का जो सॉल्यूशन फिल है वो कौन सा है, Hg2SO4, और सबसे नीचे मरकरी फिल, सबसे नीचे क्या है, मरकरी, और इधर सबसे नीचे यानी लोअर एंड में CdHg अमलगम है। तो इस सेल को आप यूज में लेंगे एज ए स्टैंडर्ड सेल, जिसका नाम है वेस्टर्न स्टैंडर्ड सेल, वेस्टर्न मानक सेल, ठीक है। अब वेस्टर्न मानक सेल को जब हम सर्किट में ऐड करते हैं तो कौन कौन सी रिएक्शंस होती हैं, तो फॉलोइंग रिएक्शंस अकर इन द सेल, फॉलोइंग रिएक्शन अकर इन द सेल। तो रिएक्शन एट एनोड देख रहे हैं, फिर रिएक्शन एट कैथोड देख रहे हैं। पहले देखिए रिएक्शन एट एनोड। रिएक्शन जब एनोड की बात करते हैं तो यहाँ पे CdSO4, ये CdSO4 का सॉल्यूशन है ना। तो CdSO4 सॉल्यूशन है और नीचे CdHg अमलगम है। तो CdHg अमलगम में जो CD है, CdHg अमलगम में जो CD है वो इलेक्ट्रॉन को रिलीज करता है, और इलेक्ट्रॉन को रिलीज करने के बाद Cd2+ में कन्वर्ट हो जाता है, 2 इलेक्ट्रॉन इसमें रिलीज करती है, ठीक है। तो जब इलेक्ट्रॉन लूज होते हैं, किसी इलेक्ट्रोड पर इलेक्ट्रॉन का लॉस होता है, इलेक्ट्रॉन रिलीज हो रहे हैं, तो कौन सी रिएक्शन होगी, ऑक्सीडेशन रिएक्शन। मैंने आपको बता रखा है कि एनोड पर ओनली ऑक्सीडेशन रिएक्शन होती है। फिर रिएक्शन एट कैथोड, रिएक्शन एट कैथोड देखिए यहाँ पर Hg2SO4 सॉल्यूशन है, Hg2SO4। तो Hg2SO4 इन 2 इलेक्ट्रॉनों को, इन 2 इलेक्ट्रॉन्स को गेन करता है और कन्वर्ट हो जाता है 2Hg। यहाँ पर Hg2 2+ आयंस है, तो दोनों Hg 2 इलेक्ट्रॉन्स को गेन करके 2Hg में कन्वर्ट हो जाते हैं और SO4 2- सेपरेट हो जाता है। अगर हम हाफ सेल्स की या दोनों इलेक्ट्रोड्स पर जो रिएक्शंस हो रही है उनको ऐड करते हैं, उनका सम करते हैं, तो कंप्लीट सेल रिएक्शन हो जाता है। इन दोनों को जोड़िए, एरो पे जो लेफ्ट साइड है तो लेफ्ट साइड प्लस करना है, एरो पे जो राइट साइड है तो राइट साइड प्लस करना है। एरो के दोनों साइड जो कॉमन है वो कैंसिल हो जाएंगे। तो देखिए 2 इलेक्ट्रॉन से 2 इलेक्ट्रॉन कैंसिल हो गए, क्योंकि एक बाद में है और एक पहले। बाकी क्या बचा, CD सॉलिड, ठीक है, CD कैसा है, सॉलिड। Hg2SO4 इधर और कुछ नहीं बचा एरो से पहले। फिर Cd2+ प्लस 2Hg प्लस SO4 2-। ये आपकी सेल रिएक्शंस है जो आपको ध्यान रखनी है। अब एट 298 केल्विन टेम्परेचर की बात करते हैं। एट 298 केल्विन टेम्परेचर पर जो EMF ऑफ वेस्टर्न स्टैंडर्ड सेल, वेस्टर्न स्टैंडर्ड सेल का जो EMF है वो कितना होता है, याद रखना है 1.0183 वोल्ट, 1.0183 वोल्ट होता है। वेस्टर्न मानक सेल का जो विद्युत वाहक बल है 298 केल्विन, तापमान कितना होगा, 1.0183 वोल्ट होता है। और इसका इसी टेम्परेचर पर जो टेम्परेचर कॉफिशिएंट है, ताप गुणांक है, वो कितना होता है 0.00005, 0.00005 ये टेम्परेचर कॉफिशिएंट है। कई बार एग्जाम में इनकी वैल्यूज पूछ लेता है कि 298 केल्विन पर वेस्टर्न सेल का EMF क्या है, 298 केल्विन पर वेस्टर्न सेल का टेम्परेचर कॉफिशिएंट क्या है, ये वैल्यूज आपसे पूछी जा सकती है। तो ये मैंने वेस्टर्न सेल के बारे में आपको बताया, जिसकी हेल्प से हम EMF ऑफ ए सेल का मेजरमेंट इजीली कर सकते हैं। क्लियर बच्चों, अब मैं नेक्स्ट टॉपिक की बात करूँ।
तो बच्चों मेरा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो टॉपिक है रिलेशन बिटवीन ईएमएफ एंड गिब्स एनर्जी। रिलेशन बिटवीन ईएमएफ एंड गिब्स एनर्जी, विद्युत वाहक बल और गिब्स ऊर्जा में संबंध। तो बेटा इसको करने के लिए मैं आपको बता दूं कि वी नो दैट केमिकल एनर्जी is converted into the electrical energy in electrochemical cell। यानी हम जानते हैं कि इलेक्ट्रोकेमिकल सेल में रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित किया जा सकता है। ठीक है, इन दिस प्रोसेस सेल हैज टू डू सम वर्क। इन दिस प्रोसेस सेल हैज टू डू सम वर्क, यानी इस प्रक्रिया में सेल को कुछ वर्क करना पड़ता है, सेल को कुछ वर्क करना पड़ता है। ठीक है, अब आपको ये भी पता है 11th क्लास में पढ़ा है अकॉर्डिंग टू थर्मोडायनामिक्स मैक्सिमम वर्क डन इन रिवर्सिबल प्रोसेस। मैक्सिमम वर्क डन इन रिवर्सिबल प्रोसेस यानी उत्क्रमणीय प्रक्रम में ही अधिकतम कार्य किया जा सकता है। उत्क्रमणीय प्रक्रम में ही अधिकतम कार्य किया जा सकता है। ठीक है, फिर आपको ये ध्यान रखना है कि इलेक्ट्रिकल वर्क इज द प्रोडक्ट ऑफ क्वांटिटी ऑफ इलेक्ट्रिसिटी एंड ईएमएफ। क्वांटिटी ऑफ इलेक्ट्रिसिटी एंड ईएमएफ। क्लियर? मैं कह रहा हूं कि जो विद्युत धारा की मात्रा है और जो विद्युत वाहक बल है उनका जो गुणनफल है वो इलेक्ट्रिकल वर्क को प्रदर्शित करता है। इलेक्ट्रिकल वर्क यानी विद्युत कार्य जो होता है वो किसके इक्वल होता है? विद्युत धारा की मात्रा और विद्युत वाहक बल के इक्वल होता है। तो मैं क्या लिख सकता हूं? W मैक्सिमम इक्वल्स टू, या देखिए W मैक्सिमम इक्वल्स टू NF इंटू ई सेल। NF क्या है? क्वांटिटी ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, और ई सेल क्या है? ईएमएफ, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। तो अधिकतम कार्य बराबर NF इंटू ई सेल। ई सेल होता है विद्युत वाहक बल, NF क्या होता है? क्वांटिटी ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, विद्युत धारा की मात्रा के बराबर। इतना क्लियर हो गया बच्चों? अब आगे देखिए, अकॉर्डिंग टू थर्मोडायनामिक्स मैक्सिमम वर्क डन इन द सेल is equal to decrease in Gibbs energy। दोबारा पढ़ लें, थर्मोडायनामिक्स के अकॉर्डिंग हम क्या कहते हैं कि मैक्सिमम वर्क डन इन द सेल इज इक्वल टू डिक्रीज इन गिब्स एनर्जी। यानी विद्युतीय कार्य जो होता है वो ऊष्मागतिकी के अनुसार गिब्स ऊर्जा में कमी के बराबर होता है। गिब्स ऊर्जा में कमी के बराबर होता है। तो हम लिख सकते हैं W मैक्सिमम इक्वल्स टू माइनस डेल जी। डेल जी क्या है? चेंज इन गिब्स एनर्जी। तो W मैक्सिमम इक्वल्स टू माइनस डेल जी। तो माइनस डेल जी इक्वल्स टू, इसको मैंने इधर लिख दिया, और W मैक्सिमम की जगह ये लिख सकता हूँ NF इंटू ई सेल। तो माइनस डेल जी इक्वल्स टू NF इंटू ई सेल, माइनस का साइन इधर ले आइए, तो डेल जी इक्वल्स टू माइनस NF इंटू ई सेल। हो गया? और अगर हम स्टैंडर्ड कंडीशन की बात करें तो डेल इनके ऊपर नॉट लग जाएगा, डेल जी नॉट इक्वल्स टू माइनस NF इंटू ई नॉट सेल, ये हो जाएगा ना। तो ये तो नॉर्मल कंडीशन में ये रिलेशन है इसके बिटवीन ईएमएफ एंड गिब्स एनर्जी, और स्टैंडर्ड कंडीशन में रिलेशन आपका ये है डेल जी नॉट माइनस NF इंटू ई नॉट सेल। तो ये मेरा रिलेशन था। अब मैं इससे नेक्स्ट टॉपिक लेने जा रहा हूँ, और जो मेरा नेक्स्ट टॉपिक है वो नर्नेस्ट इक्वेशन। क्या है? नर्नेस्ट इक्वेशन। तो देखिए बच्चों, तो बेटा नेक्स्ट टॉपिक जो मेरा है वो है नर्नेस्ट इक्वेशन। कौन सा? नर्नेस्ट इक्वेशन। अब जो नर्नेस्ट इक्वेशन है वो क्या है, पहले तो आप ये सुनिए बेटा। अकॉर्डिंग टू थर्मोडायनामिक्स Nernst derived relation between cell potential and the concentration of reactant and product
दिस रिलेशन इज कॉल्ड नर्नेस्ट इक्वेशन। यानी ऊष्मागतिकी के अनुसार नर्नेस्ट ने सेल विभव यानी विद्युत वाहक बल और क्रियाकारक तथा उत्पादों की सांद्रताओं के मध्य एक संबंध स्थापित किया। उसी संबंध को नर्नेस्ट इक्वेशन कहा जाता है। ठीक है, अब नर्नेस्ट इक्वेशन को निकालने के लिए हम एक इक्वेशन लेते हैं बेटा। तो सपोज फॉर द फॉलोइंग रिवर्सिबल रिएक्शन, सपोज फॉर द फॉलोइंग रिवर्सिबल रिएक्शन, और रिएक्शन आपका ये लिखा हुआ स्मॉल a प्लस b इक्वल्स टू c प्लस d। ठीक है, फिर इसमें बाय लॉ ऑफ मास एक्शन, इसमें मास एक्शन लॉ लगाइए। कौन सा लॉ लगाना है? मास एक्शन। तो अपन जब केसी निकालते हैं तो कैसे निकालते हैं? ऊपर तो मोलर कंसंट्रेशन या एक्टिव मास ऑफ प्रोडक्ट अपॉन एक्टिव मास ऑफ रिएक्टेंट्स। तो Kc इक्वल्स टू c की पावर c इंटू d की पावर d अपॉन a की पावर a एंड b की पावर b। क्लियर? फिर अकॉर्डिंग टू थर्मोडायनामिक्स, आप 11th क्लास में एक रिलेशन पढ़ के आए हैं। 11th क्लास में आप एक रिलेशन पढ़ के आए हैं, और वो रिलेशन क्या है? ऊष्मागतिकी के अनुसार अकॉर्डिंग टू थर्मोडायनामिक्स डेल जी आर इक्वल्स टू डेल जी आर नॉट प्लस आर टी लॉग के सी। ये जो एल एन लिखा हुआ है इसका मीन है लॉग, इसका मीन क्या है? लॉग। तो मैंने कहा डेल जी आर इक्वल्स टू डेल जी आर नॉट प्लस आर टी लॉग के सी। क्लियर? अब बेटा अभी हम इससे पहले एक रिलेशन किया था गिब्स एनर्जी और सेल पोटेंशियल का, ईएमएफ का। तो उसमें डेल जी आर इक्वल्स टू क्या लिखा था? माइनस एन एफ ई सेल इक्वल्स टू डेल जी आर नॉट इक्वल्स टू क्या लिखा था? माइनस एन एफ ई नॉट सेल प्लस एज इट इज आर टी लॉग के सी। ठीक है, अब आगे देखिए, अबव इक्वेशन डिवाइडेड बाय माइनस एन एफ। ये जो इक्वेशन है इसको आपको डिवाइड करना है माइनस एन एफ से। इससे डिवाइड करना है माइनस एन एफ से। तो यहाँ पर जब एन एफ से डिवाइड करेंगे तो क्या रह जाएगा? इससे डिवाइड कर रहे हैं माइनस एन एफ से डिवाइड कर रहे हैं, तो यहाँ डिवाइड करेंगे तो क्या रहेगा? ई सेल। यहाँ डिवाइड करेंगे तो इक्वल्स टू ई नॉट सेल, माइनस का साइन आ जाएगा क्योंकि माइनस एन एफ से डिवाइड कर रहे हैं। तो आर टी लॉग के सी अपॉन एन एफ ये आ जाएगा। अब आगे देखिए बेटा, आपका ये जो इक्वेशन है वहां पे मैंने लिखा हुआ ई सेल इक्वल्स टू ई नॉट सेल, ई सेल इक्वल्स टू ई नॉट सेल माइनस 2.303 RT log base 10 Kc अपॉन NF। तो बेटा log जब बेस E होता है, ये जो log है ln इसका मीन होता है log बेस E, और log बेस E को जब log बेस 10 में कन्वर्ट करते हैं तो हमें 2.303 से मल्टीप्लाई करना पड़ता है। तो मैंने log बेस E हटा दिया, ln हटा दिया, और उसके लिए क्या लगा दिया? log बेस 10। तो इक्वेशन को किससे मल्टीप्लाई किया? इसको 2.303 से। ठीक है, अब इस इक्वेशन में अगर इस अकॉर्डिंग बात करें, इस रिएक्शन के अकॉर्डिंग बात करें तो Kc ये है आपका। तो जो Kc है उसकी जगह वैल्यू रख दो Kc की, उसकी जगह Kc की ये जो वैल्यू है यहाँ हमने रख दी। तो इस रिएक्शन के लिए जो नर्नेस्ट इक्वेशन आया आपका ये आता है, इस रिएक्शन के लिए नर्नेस्ट इक्वेशन आपका ये आ गया। ठीक है, और मान लो कोई भी रिएक्शन ना दे तो ये भी आपकी क्या है? नर्नेस्ट इक्वेशन है, नर्नेस्ट समीकरण है। क्लियर बच्चों? समझ में आ गया इतना? तो ये क्या है? नर्नेस्ट इक्वेशन। ये भी क्या है? नर्नेस्ट इक्वेशन। ये नर्नेस्ट इक्वेशन किसके लिए? इस रिएक्शन के लिए, और ये किसी भी रिएक्शन के लिए हम यूज में ले सकते हैं, किसी भी अभिक्रिया के लिए हम प्रयुक्त कर सकते हैं। क्लियर हो गया? अब मैं पर्टिकुलर बात कर रहा हूं एट 25 डिग्री सेंटीग्रेड और 298 केल्विन टेम्परेचर, यानी 25 डिग्री सेंटीग्रेड या 298 केल्विन तापमान। आप आर की वैल्यू देखिए 8.314 लीटर एटीएम पर केल्विन पर मोल। एफ क्या होता है? फेराडे। फेराडे की वैल्यू अप्रोक्स हम लेते हैं 96,500 कूलम, 96,500 कूलम। और एन क्या है? स्मॉल एन, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जिनका ट्रांसफर होता है रिएक्शन में, जिनका रिएक्शन में ट्रांसफर होता है वो क्या होता है? नंबर ऑफ
ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। अब अगर इन वैल्यूज को आप यहाँ रख रहे हैं, F की जगह, R की जगह और T की जगह। T कितना है 25, R कितना है 8.314 और F कितना है 96500 कूलम। इन n नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो इन वैल्यूज को आप रखिए इस इक्वेशन में, तो आपका इक्वेशन भी आ जाएगा। तो 20 क्या इक्वेशन आ गया, E cell equals to E naught cell minus 0.0591 अपॉन n log base 10 Kc। अब यहाँ Kc की वैल्यू अपनी ये है इस इक्वेशन के अकॉर्डिंग, तो आप Kc की वैल्यू ये रख दो। आगे समझ में। और अगर कोई भी इक्वेशन कॉमन रूप से लिखें तो इसकी जगह आप क्या लिख सकते हैं, इसकी जगह आप क्या लिखेंगे Kc। ठीक है बच्चों, तो ये नर्नेस्ट इक्वेशन था। और कल मैं आपके सामने नर्नेस्ट इक्वेशन के यूजेस की बात, एप्लीकेशंस की बात करूंगा कि नर्नेस्ट इक्वेशन के एप्लीकेशन कौन कौन से हैं, उसकी बात मैं कल क्लास में करूंगा। और अगर आज का टॉपिक आपको समझ में आया हो तो सब्सक्राइब करें, लाइक करें।